हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो है हमारी संज्ञा प्रकरण के ऊपर। ठीक है, संज्ञा वैसे हमने हिंदी व्याकरण में पढ़ी है, इंग्लिश में हमने नाउन पढ़े हैं संज्ञा क्या होती है। आज हम संस्कृत व्याकरण में संज्ञा को पढ़ेंगे। संज्ञा का मतलब क्या होता है। और सबसे पहले तो संज्ञा वर्ड जो है कैसे बना है, सम प्लस ज्ञा से। ठीक है, सम यानी कि अच्छा, ठीक है, और ज्ञा मतलब कि ज्ञान कराने वाली कोई भी चीज़, मतलब ठीक प्रकार से ज्ञान कराने वाली कोई चीज़ होती है, कोई वर्ड्स है, उसे ही हम संज्ञा कहते हैं। ये एक डेफिनेशन कह सकते हैं। और एक ये सूत्र भी दिया है, संज्ञायते अनया इति संज्ञा। ठीक है, सो आपके सिलेबस में जितने भी, वैसे संज्ञा बहुत टाइप्स की होती है, बट जितने आपके सिलेबस में है उनके सूत्र और उनका मीनिंग इसमें मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले पद संज्ञा, जिसका सूत्र है सुप्तिगंतम पदम। ये आपको याद करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे जितने भी संज्ञा हैं उनके संज्ञा का जो विधायक सूत्र है वो आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, अब पद संज्ञा का मीनिंग क्या है। अ, जो भी मीनिंगफुल वर्ड्स हैं, ठीक है, किसकी वजह से, सफिक्स यानी कि यहाँ पे प्रत्यय होगा, प्रत्यय और धातु, धातु का मतलब टेंस। ठीक है, क्रिया, क्रिया जो हमने हिंदी में पढ़ी थी, इंग्लिश में हमने टेंस पढ़े थे, उसे ही संस्कृत में धातु कहते हैं। ठीक है, तो प्रत्यय और धातु की वजह से जितने भी वर्ड्स हैं जिनका कोई ना कोई मतलब निकलता है, उन्हें उनकी कौन सी संज्ञा होती है, पद संज्ञा होती है। अब पद संज्ञा किन किन की होती है, सुबंत और तिङंत की। ठीक है, अब सुबंत और तिङंत क्या होते हैं, जो शब्द हो गए। ठीक है, जैसे किसने संस्कृत पहले पढ़ी होगी तो राम शब्द और ये लता शब्द वगैरह पढ़े होंगे, और नहीं भी पढ़े तो कोई नहीं, सिंपली जितने भी वर्ड्स होते हैं, या फिर अब मैं हिंदी में बताऊँ तो हिंदी में हमने संज्ञा की परिभाषा क्या पढ़ी थी, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा बोलते हैं। तो व्यक्ति का नाम हो गया, किसी भी वस्तु का नाम हो गया, जो नाम जिस चीज़ से बताया जा रहा है, जो शब्द है, वो जितने भी शब्द हैं उन्हें हम अगर सिंपली कहें तो सुबंत हो गया। ठीक है, तिङंत में क्या आता है, तिङंत में धातु आती है। धातु का मतलब मैंने क्या बताया, क्रिया या टेंसेस। तो क्रिया या किसी भी वर्ड से ये पता चल रहा है कि कोई ना कोई काम हो रहा है, तो वो तिङंत आ गया। मतलब सिंपल संज्ञा वाले जो शब्द हैं वो सुबंत हो गए, क्रिया यानी कि धातु वाले जो हो गए वो तिङंत हो गए। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखो, सुबंत और तिङंत की पद संज्ञा होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, पद संज्ञा आ गया है, अब आता है संयोग। संयोग का जो सूत्र है वो है हलोनंतरा संयोग है। अब इसका मतलब क्या है, हल, हल को मैंने बताया था, हल किसको बोलते हैं, व्यंजन को बोलते हैं। हल प्रत्याहार होता है, व्यंजनों को बोलते हैं। ठीक है, हलो अनंतरा संयोग है, मतलब जितने भी व्यंजन है, हल है, उनका संयोग होता है और उनके बीच में कोई भी स्वर नहीं है। ठीक है, मतलब दो या दो से ज़्यादा अगर व्यंजन आपस में जुड़ रहे हैं, उनका संयोग हो रहा है, उन दोनों के तीनों के बीच में कोई भी स्वर नहीं आ रहा है, तो जो संयोग हो रहा है उस संयोग, उसकी जो संज्ञा है वही संयोग संज्ञा होती है। ठीक है, इसीलिए इसका सूत्र भी ये कह रहा है हलो अनंतरा संयोग है। ठीक है, जैसे कि अब मैंने ये एग्जाम्पल के लिए एक वर्ड लिखा है पुष्प। पुष्प के बाद ये हो गया श, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, आधा श प्लस प, इससे ही तो ये वर्ड बना। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आपको कोई भी स्वर दिख रहा है, इन दोनों के बीच में कोई स्वर नहीं है, दो व्यंजन है, दोनों व्यंजनों का संयोग होकर के ये वर्ड बना है, फिर पुष्प बना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, संयोग हो रही है, इनकी कौन सी संज्ञा हो रही है, संयोग संज्ञा हो रही है। और जैसे कि व्यंजन संधि जो होती है उसमें भी स्वर नहीं होते हैं बीच में, दो व्यंजनों के बीच में ही संधि होती है, तो उसको भी हम संयोग कह सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारी संहिता। संहिता पर है सन्निकर्ष है संहिता, पर है सन्निकर्ष है संहिता। ठीक है, यानी अत्यधिक समीपता, वर्ण यानी कि स्वर और व्यंजन जितने भी वर्ण हैं उनके सबके बीच में जो समीपता होती है, अत्यधिक समीपता को या मिलने को ही संहिता कहते हैं। इसे हम संधि भी बोल सकते हैं। ठीक है, सिंपली संधि, संधि को ही संहिता कहा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। बात है लोप संज्ञा। लोप संज्ञा का विधायक सूत्र क्या है,
अदर्शनम लोप है। अब मतलब क्या है इसका, अदर्शनम लोप है मतलब किसी भी वर्ण का अदर्शन होना, मतलब अदर्शन का मतलब वो गायब हो जाता है। अब जैसे आपने माहेश्वरी सूत्र पढ़े थे, माहेश्वरी सूत्र की जो एंडिंग सूत्रों के जितने भी सूत्र थे, मतलब उन सूत्रों के जो एंडिंग के लेटर्स थे उनमें हलंत लगा हुआ था और उनको हम काउंट नहीं कर रहे थे, याद है क्यों? क्योंकि उनका लोप हो रहा था। लोप होना मतलब वो गायब हो रहे थे, उनको उनको ना तो लिखा जाएगा प्रत्याहारों के बीच में, ना बोला जाएगा, ना गिना जाएगा, ठीक है। तो आदर्शनम लोप है, उनका आदर्शन हो गया इसीलिए उसका लोप हो गया, ठीक है। फिर इत संज्ञा आती है। मैंने आपको बताया था कि उन वर्ड को हम इत और अनुबंध भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी इत संज्ञा हो रही है, वो हलंतयम सूत्र से हो रही है, ठीक है। तस्य लोपे मतलब उनका लोप हो जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा सूत्र उकालो हजृस्व दीर्घ प्लूत है। स्वर के 3 टाइप हमने पढ़े थे वर्ण परिचय में, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। ह्रस्व यानी कि मूल जो एक मात्रिक था, दीर्घ जो उससे बड़ा था, जो डबल टाइम ले रहा था उसको के उसके उच्चारण के समय, ठीक है। और प्लुत जो त्रिमात्रिक था, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। अब आता है दीर्घ संज्ञा, ठीक है। दीर्घ संज्ञा का सूत्र क्या है? वृद्धिरादेश। अब ये कैसे वर्ड बना, ठीक है, मैंने इसको तोड़ के लिखा हुआ है नीचे, वृद्धिर। तो वृद्धिर में जो र है वो र विसर्ग में कन्वर्ट हो गया। अभी कैसे हुआ, जब हम संधि पढ़ेंगे तब ये चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। अभी के लिए इतना याद रखो कि वृद्धिर लिखा है, उसमें जो र है उसका विसर्ग हो गया, ठीक है। अब बचा आदेश, ऊपर आदेश बचा। आदेश में भी एक वर्ड निकलता है, आत और एच, ठीक है। ठीक है, तो आत से तो हम मतलब निकालेंगे आ, ठीक है। अब एच जो एक प्रत्याहार है। अब अगर आपको माहेश्वरी सूत्र याद होंगे तो आपको ध्यान होगा कि एच के बीच में कौन कौन से वर्ण आएंगे, एक तो आई और एक आओ, ठीक है। तब इस सूत्र का मतलब समझ में आया। वृद्धि राधेज का मतलब कि वृद्धि वृद्धि संज्ञा किस किस की होती है, आ की, आई की, औ की, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है और ये इसको मैंने तोड़ के भी बता दिया इसका मतलब, ताकि आपको इजीली याद हो जाए। वृद्धि संज्ञा का जो सूत्र है वो है वृद्धि राधेज। इसमें आ, आई, औ वर्णों का या स्वरों का जो संज्ञा है वो दीर्घ संज्ञा होती है। और एक मेन चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है पाणिनीय अष्टाध्यायी का जो प्रथम सूत्र है वो कौन सा है, वो यही है, वृद्धिरादेश। अगर पूछ लिया जाए कि पाणिनीय अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र कौन सा है तो वो है वृद्धिरादेश, वृद्धि संज्ञा का सूत्र। अब नेक्स्ट है गुण संज्ञा। गुण संज्ञा का सूत्र है अधेड़ गुण। अब इसमें भी अगर हम संधि विच्छेद करें तो अधेड़ में एक निकलता है अत और एक निकलता है इंग, ठीक है। अब अत से तो हम को लेंगे हम अ, इंग एक प्रत्याहार हो गया, इसके बीच में कौन कौन आएगा, आई, ए और औ। यहाँ पे ये मात्रा नहीं है, ठीक है। ए, अ, ए, ओ, इन तीनों स्वरों की गुण संज्ञा होती है, ठीक है। ये हमको इस सूत्र से भी पता चल रहा है, ठीक है। अब आता है इम्पोर्टेंट प्रत्याहार। प्रत्याहार का जो सूत्र है वो है आदिरंतेन संहिता। अब इस सूत्र में भी इसका मतलब निकल रहा है। पहला वर्ड क्या है इसमें, आदि, ठीक है। अब ये जो र है इसको हम हटा देंगे एक बार के लिए, क्यों? क्योंकि इसकी संधि हुई थी इसलिए ये आया था, ठीक है। अब सेकंड वर्ड निकल रहा है इसमें अंतेन। तो सिंपली इसका मतलब क्या है, आदि और अंत, यानी स्टार्टिंग का और एंडिंग का लेटर। यही चीज़ थी, प्रत्याहार कैसे बन रहा था कि स्टार्टिंग का जो लेटर था और एंडिंग का जो लेटर था उसे आपस में मिला करके लिख देते हैं। उनके बीच में फिर जब भी उसको उस प्रत्याहार की बात हो रही होती है तो उनके बीच में आने वाले सारे लेटर्स को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो ये सूत्र था और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आदिरंतेन संहिता किसका सूत्र है, प्रत्याहार निर्माण करने का सूत्र है। और ये सूत्र की व्याख्या, यह सूत्र कहाँ पे दिया गया है, जो पाणिनि अष्टाध्यायी है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है, जो फर्स्ट चैप्टर का भी 71 वाला जो सूत्र है या श्लोक है वो कौन सा है, आदिरंतेन संहिता। ये याद रखना है आपको। और प्रत्याहार टोटल कितने होते हैं, वो होते हैं 42। ये नंबर आपको याद रखना है, वाइवा में पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है कि प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है,
42 होती है, उसका निर्माण कैसे होता है? आदि अंत संहिता सूत्र से होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब ये शायद हमने पहले भी प्रयत्न में पढ़े थे। ठीक है, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित प्रयत्न में पढ़े थे। बाह्य प्रयत्न में स्वरों का बाह्य प्रयत्न होता है, ये मैंने बताया था। ठीक है, अब इनका श्लोक है ये, आई मीन सूत्र है ये। उच्चैरुदात्त, निचेर अनुदात्त, समाहार है स्वरित। अब मीनिंग क्या है इनका? उदात्त मतलब क्या होता है कि मुख के ऊपरी भाग से जो भी वर्ण यानी कि स्वर उच्चारित होते हैं तो उन स्वरों का उदात्त हो जाता है, प्रयत्न और संज्ञा भी होती है ये। एंड नीचे भाग से अगर उच्चारित हो रहे हैं मुख के निचले भाग से तो वह अनुदात्त हो गया, और जहाँ पे ये दोनों समान स्थिति में हैं वो स्वरित हो जाता है। ठीक है, अब आता है अनुनासिक। अनुनासिक किसे बोलते हैं? मुख नासिको वचनो अनुनासिका, यानी कि मुख और नासिका। मुख यानी कि मुंह, नासिका यानी कि नाक, नोज, यानी जो भी वर्ण मुख और नासिका की हेल्प, इन दोनों की हेल्प से बोले जाते हैं, उन वर्णों को अनुनासिक वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि वर्णों का जो भी पंचम वर्ण हो गए ण, न, म। आपने बचपन में अपनी लाइफ में ये चीज़ नोटिस भी की होगी कि जब भी हमें ज़ुकाम होती है तो, या फिर हमारे कोई इन्फेक्शन होता है, या हमारी नाक बंद होती है, ठीक से काम नहीं कर पा रही होती है, तो क्या होता है कि हम ऐसे वर्ड्स जिसमें न, मैं, ये वर्ड होते हैं वो प्रॉपरली प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनका उच्चारण मुख के साथ साथ नासिका से भी हो रहा होता है, और हमने उच्चारण स्थान में भी पढ़ा था कि जो पंचम वर्ण है उनका जो उच्चारण स्थान है वो नासिका होती है। ठीक है, तो जो भी वर्ण मुख और नासिका दोनों की हेल्प से बोले जाते हैं उनको हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है सवर्ण संज्ञा। सवर्ण संज्ञा का सूत्र है तुल्यस्य प्रयत्न सवर्ण। अब इसका मीनिंग क्या है कि जो भी वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान और प्रयत्न दोनों सेम होते हैं, तो वो जो दोनों वर्ण हैं वो आपस में सवर्ण वर्ण कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है क और ख। अब जैसे हम क की बात करें तो क का उच्चारण स्थान हमने क्या पढ़ा था? अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, कंठ से हो रहा था। और प्रयत्न क्या पढ़ा था? क से लेकर मै तक के जो स्पर्श व्यंजन है उनका स्पृष्ट अभ्यंतर प्रयत्न होता है, तो इसका उच्चारण स्थान कंठ हो गया और प्रयत्न जो क्या स्पृष्ट हो गया। वैसे ही ख जो है उसका उच्चारण स्थान भी कंठ ही होगा। कैसे? अकूह, तो कू मैंने ये बताया था कि कू से यहाँ पे क वर्ग पूरा आ रहा है और क वर्ग में ख भी आता है, तो अकूह विसर्जनीयानाम कंठ, ख का भी उच्चारण स्थान कंठ हो गया। और क से मै तक जो स्पर्श व्यंजन थे जिसमें ख भी आ रहा है उसका स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न होता है, तो इन दोनों के उच्चारण स्थान और प्रयत्न सेम हो गए, तो क और ख को हम बोलेंगे क्या? सवर्ण, कि ये क्या है? सवर्ण वर्ण है, इनका उच्चारण स्थान और प्रयत्न दोनों सेम है। ठीक है, अब नेक्स्ट है निपात। निपात का सूत्र है चादयो और सत्वे। जो उपसर्ग होते हैं, कौन? उपसर्ग, उपसर्ग की ही निपात संज्ञा होती है। अब इसमें दो चीज़ें, एक तो निपात है और एक उपसर्ग है। उपसर्ग का सूत्र है उपसर्ग क्रिया योगे और निपात का है चादयो असत्वे। ठीक है, अब दोनों में उपसर्ग ही है, लेकिन नीचे वाले में देखो क्रिया के साथ जुड़ने पर, यानी जब जैसे कि प्र है, प्र एक उपसर्ग है, अगर प्र किसी क्रिया के साथ जुड़ता है तो उसकी संज्ञा अगर कहेंगे तो वो है उपसर्ग संज्ञा, बट अगर अकेला प्र है तो इसकी जो संज्ञा है वो होगी निपात संज्ञा। ठीक है, क्रिया के साथ जुड़ने पर उपसर्ग संज्ञा और वैसे उपसर्ग की संज्ञा होती है निपात संज्ञा। ओके, तो इनका सूत्र याद रखना, चादयो सत्वे और उपसर्गा क्रिया योगी। अब नेक्स्ट है प्रगृह संज्ञा। इसके अंदर आता है, ये इसका सूत्र हो गया, इसमें इकारांत, उकारांत और एकारांत, इसका जो द्विवचन होता है। अब जैसे कि जिसने राम शब्द वगैरह पढ़े हैं उसको पता होगा कि इकारांत उकारांत क्या होता है, फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ, डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे जब हम शब्द रूप पढ़ेंगे। इकार, इकारांत को एक बार तोड़ो। इकारांत क्या? इकार प्लस अंत
ठीक है। इकार से भी हम क्या लेंगे, ई, सिंपल ई। और अंत, मतलब इकार से जिसका अंत हो रहा है, यानी ई वर्ण से जिसका अंत हो रहा है, मतलब कोई भी वर्ड है, शब्द रूप है जिसकी एंडिंग ई से हो रही है, तो वो ई का अंत हो जाता है। वैसे ऊ से हो रही होगी तो ऊ का अंत, ए से हो रही होगी तो ए का अंत। तो ये जो शब्द रूप हैं, ई का अंत, ऊ का अंत और ए का अंत, इनका जो द्विवचन होता है, इसमें भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन ऐसे चलते हैं इनके। तो इनका जो द्विवचन वाले जो वर्ड होते हैं, उनकी संज्ञा प्रगृह्य संज्ञा होती है। इतना आप याद रखो, इसका सूत्र याद कर लो और ये हिंदी याद कर लो कि ईकारांत, उकारांत और एकारांत के द्विवचन की प्रगृह्य संज्ञा होती है, बस। ठीक है। उसके बाद आता है धातु संज्ञा। ठीक है, धातु संज्ञा का श्लोक याद कर लो, सूत्र याद कर लो। ठीक है। अब जो भू धातु होती है, भू या फिर जितनी भी धातु होती है, कह दो धातु या सिंपली क्रिया, या इंग्लिश में हम कहें तो वर्ब। ठीक है। तो क्रिया या वर्ब जिसको संस्कृत में हम धातु कहते हैं, तो भू और इसके अलावा, ये तो एग्जाम्पल के लिए भू लिख दिया, बट भू आदि जो भी क्रिया का बोध कराने वाले शब्द होते हैं, उसकी संज्ञा कौन सी होती है, धातु संज्ञा होती है। ठीक है। तो ये थी संज्ञा, और संज्ञा जितने भी संज्ञा आपके सिलेबस में है उनकी मीनिंग के साथ और उनके विधायक सूत्र के साथ मैंने लिख दिया है यहाँ पे। कुछ भी नहीं है, बस इसमें आपको इसकी हिंदी याद होनी चाहिए, इसका मतलब याद होना चाहिए कि इसका मीनिंग ये कहना क्या चाह रही है, किसकी संज्ञा क्या होती है, और मेन तो सबसे इसका इम्पोर्टेंट है वो इनके सूत्र याद होने चाहिए। ठीक है। तो यही था संज्ञा। आई होप समझ में आया होगा संज्ञा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।